चुनाव पर, किन मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनपद टीवी पर। इस समय जनपद टीवी का सोशल प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हैं। धर्मशाला के मंच से आप लोगों के समक्ष डिबेट लेकर के आए हैं और मेरे पीछे जो महानुभाव आप लोग देख रहे होंगे अपनी अपनी पार्टी को जो है इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव हो रहा है, किन चीजों को लेकर के ये चुनाव हो रहा है। जनता सर्वोपरि, जनता ही जनार्दन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है आज की इस डिबेट को हम शुरू करने जा रहे हैं। डिबेट को शुरू करने से पहले आप लोगों के बीच में जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है उनके बारे में आप लोगों को बता दूं। परिचय आप लोगों को करवाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले परिचय करवाना चाहेंगे आप लोगों के समक्ष। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर, शुरुआत जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय जो मौजूद है पार्टी, अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता मेरे साथ इसमें मौजूद है। पुनीत मल्ली जी मेरे साथ इस समय मौजूद है बात कर ली जाए तो। इनके साथ साथ संजीव गांधी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ भी बातचीत जो है आज हम करेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पहले परिचय जो आप लोगों को देते हैं। यहाँ पर बीएसपी पार्टी से हमारे साथ लेखराज जी मौजूद हैं। ये भी जो है अपनी पार्टी को जो है रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके साथ शिव कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ भाजपा को जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ जन प्रतिनिधि के तौर पर पंकु कांगड़िया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी जो है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों को लेकर के जो जनता के सवाल होंगे उन सवालों के जवाब जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस स्ट्रीम को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए क्योंकि अब सवाल जो है यहाँ पर हम लोग पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कांग्रेस की पार्टी से। पुनीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है, एक समय पर काफी ज्यादा सीटें जो है आपको मिलती है, लेकिन बावजूद इसके अब ऐसा समय आ गया है कि 1.5 साल बाद दोबारा जो है चुनाव होने जा रहे हैं 6 विधानसभा सीटों पर। क्या वजह मानते हैं इस चीज को, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, जिन्होंने प्रदेश के ऊपर ये चुनाव थोप दिया, जिन्होंने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हो या कई अन्य स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की आई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि लेकर के वो जो 6 विधायक बिक गए सियासत की मंडी में, वो जो 6 विधायक बिके, उनको बिकने जब वो बिक गए तो उनको जब आपने खरीद लिया तो आप इस सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को आप नहीं तोड़ सकते। और ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और जनबल के बीच में होने वाला है, जनता के बीच में होने वाला है। जी धन्यवाद मल्लिक जी। बिल्कुल इसी के जो जवाब इन्होंने दिया है इसी के विपरीत जो हम जाएंगे कहीं ना कहीं। अब अक्षय जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया है, साफ तौर पर जो है भाजपा के ऊपर जो है ठीकरा बोला गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप इतिहास दोहरा के देखिए, 1947 के बाद देश में सबसे ज्यादा राज्य में अगर सरकार किसी ने गिराई है और राष्ट्रपति शासन किसी ने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल 92 का इलेक्शन है। 6 दिसंबर के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार रातों रात गिराई जाती है। तो क्या उस समय उन्हें ये जो राजनीतिक मुद्दे हैं सरकार गिराने वाले कोई नहीं। और बिकने की बात है, आप सिद्ध कर दीजिए कि हमारे इनके जो 6 विधायक थे जो हमारी पार्टी में आज है वो बिके हैं। ये प्रूफ सिद्ध करके दे रहे कि ये 6 के 6 विधायक बिके हुए हैं। झूठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर आज के दौर में नहीं है। और सीधे तौर पे ये कि इस समय जो चुनाव है, चुनाव सही मायने भाजपा के पक्ष में है और भाजपा आने वाले समय में सरकार बना रही है। और जो अल्पमत की सरकार है, ये इसका जाने का समय लगभग तय है। बिल्कुल अक्षय जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास दोबारा आ रहा हूं। इन्होंने कहा है कि सिद्ध कर दिया जाए, क्योंकि बात कर ली जाए तो हर मंच से जो है यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी ये बात कह रहे हैं कि बिक गए हैं, लेकिन अभी तक प्रूफ जो है वो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके प्रूफ भी दिए जाएंगे, भी जनता के सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता इन बागियों से ये बात जानना चाहती है कि आप शिमला से हेलीकॉप्टर में चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरिद्वार, हरिद्वार से शिमला आप किस लिए गए? अगर आप बिके नहीं थे, अगर आपके मन में कोई खोट नहीं था, आप एक महीने तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आए? किस बात का आपको डर था? किस बात का आपको डर था बताइए? आप बिके नहीं तो और क्या हुआ? जब आपको कांग्रेस पार्टी ने
5 साल के लिए विधायक बनाकर भेजा था, तो ऐसी क्या नौबत आ गई 15 महीनों में कि आप दूसरी पार्टी के हाथों बिक गए? क्योंकि आप लोग अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि अपनी विधानसभा क्षेत्र के जनता के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। ये जो आने वाला समय है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीतियां जो ये अपनाते हैं, इसको ये सामने लेके आएगा। फिर आप आए, अपने विधानसभा क्षेत्र में आए आप, वो भी सीआरपीएफ की सुरक्षा के साथ। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्या जरूरत थी आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की? अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप लोग किस बात का डर था? आप जवाब दें। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मंच पर बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा, ये बीजेपी युक्त कांग्रेस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसी बयानबाजी करने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। बिल्कुल, इसके बाद जो है हम इस चर्चा को लंबा रखेंगे, क्योंकि अक्षय जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक अगर आप। देखिए, हमारा लक्ष्य कोई सरकार बनाना नहीं रहता, हम राष्ट्रीयता के लिए काम करते हैं, हम देश को परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं। ठीक है, परिवार बढ़ रहा है, हम सब स्वागत करते हैं इस बात का, और हम सभी का एक लक्ष्य है कि आने वाले 2047 में जब भारत को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, भारत का नाम पूरे विश्व में चमकेगा। यही सपना हम भारत के लोग देखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अक्षय जी। हमारे साथ पंकु कांगड़े भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। उसके बाद लोकसभा के ऊपर भी कहीं ना कहीं हम बातचीत करेंगे, जो 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस विषय को लेकर के भी जो है हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन जितनी भी जनता यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों के भी सवाल जो है हम जल्द से जल्द लेंगे, क्योंकि प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। आपके मन में जो भी सवाल है, आप लोग जरूर निष्पक्ष तरीके से जो अपना सवाल बेखौफ यहाँ पर रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जिस प्रकार कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि सुधीर जी भी बिक गए, 6 विधायक बिक गए, ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव हुआ, मतदान दूसरे के पक्ष में गया, तब जाकर वो विधायक यहाँ से बाहर हुए। जब इन्होंने विधायक निकाल दिए, तब जाकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। और सबसे बड़ी बात है, सुखविंदर जी की सरकार में, सुख की सरकार में, धर्मशाला की मैं बात करूं तो धर्मशाला के साथ तो बहुत सारा अत्याचार हुआ है, चाहे वो हमारा त्रिउंड वाला क्षेत्र हो, क्योंकि हमारे बीच में संजीव गांधी जी भी उपस्थित हुए हैं, जो इको टूरिज्म के मेंबर भी हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि त्रिउंड में टैक्स लगा दिया, हिमानी चुमंडा की लाइट उन्होंने बंद करवा दी, उसके पीछे भी जनता को आगे आना पड़ा, सुधीर जी को भी आने पड़ा, पूरी जनता को आगे आना पड़ा। आज भी यदि त्रिउंड में जाना हो तो 100 रुपए की पर्ची लेना पड़ती है। इको टूरिज्म के अंतर्गत लाखों रुपए की जो हेरा फेरी जो हो रही है, उसके चलते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों में जो नाराजगी थी, वो सुधीर जी भी भाप गए थे कि मेरी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, जिस सरकार में उनकी सुनवाई होगी उसी तरफ सुधीर जी। धन्यवाद पंकु जी। इसी के साथ ही संजीव जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आप इको टूरिज्म पे देखिए, ऐसा है कि किसी भी स्टेट में आप देखिएगा, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर कहीं भी आप टूरिज्म पे जाइए तो कोई ना कोई जो है उस पे टिकट है या कोई ना कोई एंट्री फी है। और जहां तक हिमाचल का सवाल है, सुनिए, आप समझिए बात को, जहां तक हिमाचल का सवाल है, हमारी सरकार माननीय सुक्खू जी के नेतृत्व में पहले दिन से हमने ये बात कही कि हम अपने आप को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम अपने फंड्स को, हम अपने रिसोर्सेज से फंड जनरेट करेंगे। और आप लोगों को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश चल रहा है, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं जहां से हम फंड जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? और इस तरह की कहीं भी आप चाहिए, पूरे देश में देखिए, कहीं विश्व में देखिए, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसके लिए फंड चाहिए होते हैं, फैसिलिटीज दी जाती है। तो मैं समझता हूं अगर 100 रुपए की पर्ची सरकार ने लगाई है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसमें 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए के ऊपर की फैसिलिटी जो है, वो जो टूरिस्ट इको टूरिस्ट आ रहा है उसको दी जा रही है। नहीं दी जा रही। तो हर चीज को समय लगता है, हर चीज को समय लगता है, डेवलप की जाती है, रातों रात कभी कुछ नहीं होता। आप इस बात को अप्रिशिएट करो, आप इस बात को अप्रिशिएट करो कि पिछली सरकारों ने ये सोचा भी नहीं कि इस तरह से फंड जनरेट हो सकते हैं, रिसोर्सेज से जो है वो इनकम आ सकती है। तो ये बात अप्रिशिएट करने वाली बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। में जनता को पूछ लो। धन्यवाद संजीव जी। पंकु जी, समय थोड़ा सा कम है, कम शब्दों में जो है आप अपनी बात रखें। आज तक त्रिउंड में टॉयलेट नहीं है,
पीने योग्य पानी नहीं है, जाने योग्य वहां पे लाइटें तक नहीं है। ये फैसिलिटी की बात करते हैं। 6 महीने में मैंने इनके काले चिट्ठे रखे कि लाखों रुपए का करप्शन हुआ है, आज तक उनको चार्जशीट नहीं किया गया। इनके ही वन विभाग के अधिकारी उच्च अधिकारी को बोलते हैं कि हमारे कर्मचारी वहां पे हेरा फेरी कर रहे हैं। ये तो टूरिज्म को बेचने के चक्कर में है। ये काहे की फैसिलिटी की बात कर रहे हो? इनसे पूछिए जरा, त्रिउंड में टॉयलेट है? इनसे पूछिए जरा, त्रिउंड में पीने योग्य पानी है? इनसे पूछिए जरा, त्रिउंड में जाने योग्य लाइटें हैं? यदि है तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, यदि नहीं है तो अपनी गलती फील कर। संजीव जी 20 सेकंड, 30 से 30 सेकंड। क्वेश्चन एक मिनट। बिल्कुल, अब जनता से भी जो है थोड़े से सवाल जो हम यहाँ पर लेंगे। मैं इनसे एक इन्हीं के क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सुक्खू जी तो अभी आए हैं, उससे पहले आपकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं लगाए, क्यों नहीं टकलियां लगवाई, क्यों नहीं लाइटें लगवाई? इसका मतलब वो खाने पीने में मस्त थे। दूसरा, इन भाई साहब का कहना है कि सरकार अल्पमत में है। गिनती जानते हैं इस वक्त विधानसभा के कितने मेंबर हैं, एमएलए कितने हैं? कितने एमएलए हैं? नहीं, आप इस वक्त प्रेसिडेंट की बात कीजिए। एक मिनट है, 62 कांग्रेस के कितने एमएलए हैं? नहीं, पहले ये बताइए कांग्रेस के कितने एमएलए हैं? और यार शर्म आनी चाहिए आपको आंसर का ही नहीं पता, डिबेट में चले आए। कांग्रेस के 34 हैं और बीजेपी के 25। समझे? आपके अक्षय जी, देखिए, हिमाचल प्रदेश में 66 विधानसभा इलेक्शन हुए और 40 कांग्रेस के आए थे। कांग्रेस के आने के बाद 6 जो है जवाब आप बात करें, हमें बहुमत की बात कर रहे हैं आप लोग और बीजेपी की की बात कर रहे पच्चीस नहीं हैं। थे। आपको सीधी बात है, आप जिस पार्टी के पास अपने कैंडिडेट के चुनाव लड़ाने के लिए वो पार्टी राष्ट्रीय हमारे पास लॉट्स ऑफ मैं आप लोगों से मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, आप सभी प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया करके संयम के साथ अपनी बात रखें। जनता आप लोगों के समक्ष है। क्या जी, इनका सवाल था, उसके सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल इनका ये था, जी सवाल इनका ये था, पंकु जी आपसे सवाल था कि सुक्खू की सरकार अभी आई है, इसके पहले भाजपा की सरकार थी, तब जो है वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई? तब जो है वहां पर ये सभी जो त्रिउंड के ट्रैक को लेकर के फैसिलिटी नहीं दी गई। भाजपा के राज में मैं इतना कहता हूँ कि सरकार ने लूटने का नहीं सोचा था। यदि उस समय लूटने का सोचा होता तो वहां पे बनी होती। इन्होंने 6 महीने में 40-50 लाख रुपए इकट्ठा किया। 40-50 लाख क्या कहें? मैं इनके जवाब का सवाल आंसर देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे मौजूदा जो हमारे स्थानीय नेता थे अमन और लोग भी हैं, कपूर जी, उन्होंने त्रिउंड में जाके स्थानीय लोगों की दुकानें फाड़ के वहाँ का उनका रोजगार छीन लिया था। आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। तो जनता से सवाल। बिल्कुल, इसके साथ बिल्कुल आपकी बात। और जनता से अगर कोई और सवाल अगर पूछना चाहता है तो पूछ वो सकता है। भाई लेकिन इससे है। पहले जी मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से पूछो, बेरोजगारी का मुद्दा क्यों उठाते हैं? सबसे बड़ी बात बेरोजगारी है। सुक्खू जी ने कहा था कि कमीशन बन जाएगा 2 महीने में, आज 1.5 साल हो गया था। आज वो कभी नहीं बनना कांग्रेस के। अब बन गया, वो बन गया, लेकिन सर बन गया। फिर जवाब देते हैं इसका। मेरी बात सुनो, मेरे को पहले मेरे को बोल दो। 1 मिनट सवाल लेने दीजिए। उन्होंने कहा था कि हम दे रहे हैं रिलैक्सेशन, जो हमारा टाइम वेस्ट वो टाइम वापस करेंगे हमारा। हम 4 साल से 4 पेपर किराया करके बैठे हुए हैं, इसमें किसी गलती है? मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ। अमन धन्यवाद जी, बिल्कुल इसी के साथ, इस सवाल के साथ एक चीज भी जोड़ना चाहूंगा। बेरोजगारी राजनीतिज्ञों का रोजगार है, ये मैं नहीं कहता, जनता कह रही है कि आश्वासन दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं तो रोजगार। तीनों पार्टी यहाँ पर मौजूद है, इस विषय पर तीनों की ही कहीं ना कहीं मैं जो है बात यहाँ पर जनता के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सवाल सभी से पूछा गया था। पुलिस जी क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट के अंदर अंदर जो है अपना। नहीं, 1 नहीं 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट में थोड़ा बात होती है। जल्दी से जल्दी, समय कम है। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, हमीरपुर कोऑर्डिनेट बोर्ड में कितने पेपर लीक हुए, कितनी फर्जी भर्तियां हुई? पेपर बेचने वाले ये लोग थे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आके इस बोर्ड को भंग किया और वो जो करप्ट अधिकारी थे आज जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। नहीं सुनिए, आपके कहने से और मेरे कहने से नहीं, ये जनता जवाब देगी। दूसरी बात,
ये जो भाई साहब धर्मशाला के विकास की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे की बोली बोल रहे हैं, उनको मैं बता दूं, धर्मशाला में 500 में 600 करोड़ का डगवार मिल्क प्लांट का काम जारी है। क्या ये प्रदेश सरकार की देन नहीं है? आईटी पार्क के ऊपर जब आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा। एक अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो दूसरे की बात सुनता है। आईटी पार्क के ऊपर इनके विधायक, जो हमारे बागी विधायक थे, जो यहाँ से गए भारतीय जनता पार्टी में, कैमरे में और मीडिया में गुमराह करते रहे कि आईटी पार्क का काम बंद है। हमारे एक स्थानीय नेता विजय करण जी जब मीडिया के साथ वहां पर गए तो मीडिया को हमने दिखाया, देखिए किस प्रकार आईटी पार्क का काम चल रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए दोहरी मापदंड और दोहरी नीति को मत बनाइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, क्योंकि ये लड़ाई जनबल और धन बल के बीच में है। धन्यवाद पुनीत जी। अब आगे बढ़ते हैं लेखराज जी। बिल्कुल सवाल जनता ने पूछा है और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? रोजगार बड़ी समस्या है कहने की बात कर ली जाए, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? रोजगार जो है इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज रोजगार के तौर पे देखा जाए, जैसे कि सरकारें झूठ बोल के कोई 2 लाख का 2-2.5 करोड़ की बात करते हैं कि हम हर साल 2.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, परंतु वो सब झूठ का झूठ है। क्योंकि दोनों पार्टियां हमेशा ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नौजवानों को ठगा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। गरीबों का अत्याचार, शोषण, जो SC ST OBC के लोग हैं उनके बड़े पैमाने पे शोषण होता है। ये दोनों सरकारें एक ही जैसी हैं। कांग्रेस और बीजेपी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। जैसे कि अब बेरोजगारी की बात है, जब 2.5 करोड़ बीजेपी वालों ने बोला था कि हर साल 2.5 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, और उसके साथ साथ एक चीज ये भी बोली थी कि 15-15 लाख हम आपके खाते में जमा करवाएंगे। आज दिन तक 15 लाख भी खाते में नहीं आए हैं। लोग आज भी टका लगा के बैठे हुए हैं कि आज भी कल आ जाता है 15 लाख या कल 15 लाख आता है, परंतु आज भी लोग उस इंतजार में बैठे हुए हैं। धन्यवाद लेखराज जी। आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय काफी कम है, लोकसभा के ऊपर भी जो है हमने चर्चा करनी है। देखिए, पहली बात है कि जो 15 लाख की बात कहते हैं वो कौन से मुद्दे में और मोदी जी ने कहाँ पे बात बोली गई थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जिस राजनीतिक दल से आते हैं उसकी BSP बिजली सड़क बना था। आज इस संगठन की ये नौबत आ गई है कि जिस प्रदेश से वोट शेयर के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि राष्ट्रीयता की उनकी सदस्यता रहे, लेकिन इन्होंने जब प्रदेश में यूपी में इनकी सरकार आने की, इन्होंने यूपी में क्या विकास किया है वो हमसे अच्छा जवाब ये लोग अच्छी तरीके से दे सकते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो कुछ नहीं किया। मैं इनको यहाँ से बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैं बोलूंगा। अब आप बात कर रहे हैं कि रोजगार की, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठी थी तब 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की पक्की नौकरियां दी गई, 60,000 से ज्यादा BTC शिक्षकों की भर्तियां की गई, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करी गई। हर पैमाने पर जो बेरोजगारी को खत्म करने का काम बहन जी ने किया। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, आपके जो मित्र हमारे बीजेपी के बोल रहे हैं, जब पहली बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी 3 जून 1995 को, तब बहन जी ने इस देश के शोषित वंचित समाज जो है उसको बड़े पैमाने पर पट्टे बांटने का काम किया था, जमीन बांटने का काम किया था। हम किसी को जुमले नहीं दिखाते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 15 लाख लाएंगे, ये करेंगे, कालाधन लेके आएंगे। अब बात करूंगा कालाधन की। ये बोल रहे थे 2014 से पहले रोजगार की बात हो रही है। सुनिए मेरी बात, रोजगार विषय रोजगार है। रोजगार की बात करूंगा। सुनिए सर, प्लीज सुनिए। रोजगार के ऊपर सुनिए प्लीज। अब जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है जे अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं, सुनिए, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री कैसे बोल रहे हैं? पहले तो राज्य मंत्री थे, अभी सुनिए भी जल्दी बात रखिए, समय कम है। अभी राज्य मंत्री थे, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। ये अभी हाल ही की बात है, ये जनसभा उन्होंने संबोधित की थी हमीरपुर में, तो बोलते थे कि हमने आज तक 51,000 करोड़, इन्होंने बोला 51,000 करोड़ नौकरियां बांट दी हमने। अगर इतनी नौकरियां बांटी होती तो देश की जनसंख्या कितनी है, देश की जनसंख्या इतनी है तो उसके हिसाब से हर घर में नौकरी होती ना। इसके साथ ही
सुनिए प्लीज सुनिए। समय थोड़ा कम है, दोबारा आपके पास आएंगे, समय थोड़ा हम दोबारा आपके पास आएंगे। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा समय थोड़ा कम है, अब लोकसभा के ऊपर भी जो है अब हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों के समक्ष सबसे पहले मुद्दे रखेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है। पहले आप लोगों को कुछ और भी हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनके साथ भी हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरे साथ इस समय युवा से हमारे बीच यहाँ पर मोतीलाल जी हमारे साथ मौजूद है। मोतीलाल जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। हमारे साथ इस समय और भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। असूर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। बिल्कुल। अब सबसे पहले मुद्दों पर बात करेंगे यहाँ पर। संजीव जी, आपके पास पहले आ रहा हूँ। किन मुद्दों पर जो है यहाँ पर चुनाव इस बार हो रहा है? लोकसभा की 4 सीटें हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव जो है लड़ा जा रहा है? जल्दी से जल्दी बात रखिए। देखिए, जहाँ तक कांगड़ा चंबा का सवाल है, आपने देखा कि कांगड़ा चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले जो भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं उनकी किसी तरह की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चाहे वो आपदा का समय था, आपने देखा आपदा के समय में भी कोई सड़कों पे नहीं दिखे, कहीं कोई विजिट्स नहीं दिखी। भारतीय जनता पार्टी की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जो है सारी प्रदेश जानता है, सारी जनता जानती है कि किसी तरह की नहीं है। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए हों, किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं है। तो इस बार हम जो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम नारा लेके आए हैं कि हिमाचल का बेटा, हिमाचल का गौरव अनंत शर्मा जी। अनंत शर्मा जी एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं और बहुत बड़ा उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस है और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस है। वो एक इस तरह के नेता हैं कि वो हमें गर्व है कि इस बार वो कांगड़ा चंबा का हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का रिस्पांस कांगड़ा चंबा की जनता ने अनंत शर्मा जी को दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिया है, वो बहुत सराहनीय है। और हम इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से लीड लेके कांगड़ा चंबा की सीट नहीं, विक्रमादित्य जी की सीट भी मंडी से, सुल्तानपुरी जी की सीट शिमला से और रायजादा जी की सीट ऊना से हम ये निकालेंगे। धन्यवाद संजीव जी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, किन मुद्दों पर जो है चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मुद्दा रहता है, तो भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो होता है। हम कभी भी झूठे जुमलेबाजी जैसे भाजपा करती है, कांग्रेस करती है, ऐसे नहीं हम करते। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हम किसी जनता से झूठ बोलने का काम नहीं करते। देखो, जो भी घोषणा पत्र होते हैं इसमें झूठे जुमले होते हैं, ये कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। आप देख लीजिए 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक कितने काम जो पूरे हुए हैं। जो भाजपा ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, जो भी ये केंद्र में रहे हैं, इन्होंने क्या करा है वो अब जनता बखूबी जानती है। अब इस बार जनता पूरे मूड बना रखी है कि कांगड़ा चंबा में लोकसभा क्षेत्र में इन दोनों को, एक बाहरी जो प्रत्याशी है और दूसरा डमी के प्रत्याशी है, इसको अब इस बार प्रदेश की जनता, जो लोकसभा कांगड़ा चंबा की जो जनता है, वो जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और एक बात मैं जहाँ पे जवाब देना चाहूंगा, अपने मित्र जो बीजेपी के हैं बोल रहे थे कि बहन जी ने वहाँ पे मूर्तियां और हाथी लगवाए। सुनिए प्लीज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूर्तियां और हाथी लगवाए, वो इस देश का गौरव रहा है। सम्राट अशोक के समय से देख लीजिए, इस देश में अगर सम्राट अशोक को महान बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? उन्होंने जो काम किया वही काम बहन जी ने किया है। और इसके बाद मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इनको बहन जी की मूर्तियां बनाई हुई दिखती हैं, लेकिन इनके द्वारा जो बीजेपी की सरकार में 3000 करोड़ के लगभग जो पटेल की मूर्ति लगाई, हमारे जो लोह पुरुष है उनकी मूर्ति लगाई गई, उस पे ये खनिता आपके यूपी में तो भाजपा ने मंदिर बनाया, आपके यूपी में राम राम का जहाँ सुनने की बारी आपके यूपी में राम राम का जहाँ भगवान है हमारे राम जी। संयम मत होइए आप माइक दीजिए, आप माइक दीजिए। मेरी बातें हम आपके पास आएंगे, हम माइक सिर्फ 2 लाइनों में मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है? बस बाकी कुछ मुद्दे हैं। देखो, हमारे पास मुद्दे हैं रोजगार पे, रोजगार आपके प्रधानमंत्री को ये तो मौका समय बताएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। आप देखो, जब 3 जून 1999 को पता नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 3 जून 1999 को पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब 4 जून को भी पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आगे बढ़ते हैं। अक्षय जी, किन मुद्दों पर जो है भाजपा यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में पहले बताइए और जल्दी से जल्दी बताइएगा, समय काफी कम है। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, बीजेपी चौका लगाने के लिए तैयार है। 2009 के चुनाव में राजा वीरभद्र सिंह जी जीते, बाई इलेक्शन में प्रतिभा सिंह जी जीते, उसके बाद क्या हालत हुई है इस पार्टी की, एक भी लोकसभा कैंडिडेट इनका दिल्ली नहीं पहुंच पाया। तो भाजपा इस चौका लगाने की तैयारी में 2009, 2014, 19 और 24
जीत का चौथा गारंटी भाजपा तैयार है। और मुद्दों की बात रही तो जितने भी हमारे राष्ट्र के प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं वो सभी प्रोजेक्ट जो हैं संपूर्ण है और वो सभी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की देन है, वो सारे प्रोजेक्ट इस चैनल में हमारे कंप्लीट होंगे और वो सारी सुविधा जनता को मिले। चाहे फोरलेन प्रोजेक्ट है आपके पठानकोट टू मंडी है, चाहे शिमला टू धर्मशाला है, जितने प्रोजेक्ट है आपके, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट है, चाहे आपके एम्स हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट है, वो सारे पूरे होने वाले आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो है अगर जनता को कोई सवाल होगा तो वो भी जो है हम यहाँ पर रखेंगे। इसके पहले सूज जी हमारे साथ मौजूद है। सूज जी, किस तरह से देखते हैं आप, बात करनी जाए तो इन चुनावों को 4 सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं कि जनता का जो है रुख इस समय कैसा लग रहा है, किस तरह का लग रहा है? जनता का रुख पार्टी के नेता और उनका नेतृत्व तय करता है, लेकिन इस डिबेट से देख के जनता भी देख रही है और ये बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के दोनों पार्टी या तीनों पार्टियों के जो लीडर यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, जो मुद्दे हैं वो तो गौण है इस चुनाव में, क्योंकि ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, जबकि बात होनी चाहिए विकास और यहाँ की समस्याओं को लेकर। धर्मशाला में सचिवालय का ये है, दोनों पार्टियां इसमें दोषी हैं। किसी समय कांग्रेस ने इस रीत को शुरू किया था, बाद में भाजपा ने इसको अपनाया नहीं। धीरे धीरे विधानसभा भवन और सचिवालय जो है वो सफेद हाथी बना हुआ है। तो इस पे जनता स्पष्टीकरण चाहती है कि धर्मशाला का आज जो प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है उसका स्टेटस क्या है। यहाँ अधिवक्ता खड़े हैं, सन 1972 से धर्मशाला के वकील हाई कोर्ट के बेंच की डिमांड करते आए हैं। 72 से लेके 2024 तक भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही, ये इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? ये सारी बातें मुद्दे कौन क्यों हैं, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और आप भी डिबेट में ऐसे मुद्दों को उठाएं जो जनता को रिप्रेजेंट करते हो, ना कि किसी के आरोप प्रत्यारोपों को आप यहाँ पे उठाएं। सूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ इस समय मोतीलाल जी मौजूद हैं, युवा को जो है इस समय ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं चुनावों को और क्या कहना चाहेंगे? जल्द अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारा एनजीओ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से सुना कि इनके जो है चुनाव के मुद्दे क्या हैं। तो जहाँ तक मुझे इनके मुद्दे सुनने में आए तो मुझे बहुत निराशा हुई कि इन्होंने यूथ के बारे में एक भी पॉइंट नहीं कहा, ना ही कोई दूसरी चीज़ कही। अब देखिए, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, बेरोजगारी आप सभी को पता है, चाहे वो कांग्रेस के समय में हो चाहे वो बीजेपी के समय में हो। कोई सिर्फ ये हमसे झूठे वादे करते हैं कि आपको जो है रोजगार देंगे, लेकिन ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी कर रही है। ठीक है, हमारे साथ आते हैं, हमें झूठे आश्वासन देते हैं और निकल जाते हैं, और बाद में इलेक्शन के बाद हमारे पास बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो इन्होंने भी हमें वादा किया था कि जी साल में जो है 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कोई वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के टाइम में भी किसी प्रकार की कोई युवाओं की सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, बाकी आगे मैं बात करूँगा। धन्यवाद यहाँ पर आपका मोतीलाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूज जी ने बहुत सही बात की है, कई मुद्दों के ऊपर जो है इनके द्वारा जो है चर्चा की गई है, उन मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, सभी से मेरा सवाल रहने वाला है जितने प्रवक्ता भी मौजूद है। एक बैनर जो है, बैनर के तले जो है यहाँ पर एक रैली निकाली जाती है, उसमें कहा जाता है कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आखिरकार क्यों नहीं बनाई? बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी, सवाल आपसे है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे बहुत चर्चा हो चुकी है। ठीक है, जो ये बताइए पहले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस एरिया में कौन लेके आया? यूपीए गवर्नमेंट। मैं शुरू करता हूँ और संक्षिप्त में बताऊंगा। यूपीए गवर्नमेंट लेके आई, कांग्रेस की देन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में और इस एरिया में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद पिछले 5 साल डबल ट्रिपल कोई पता नहीं कितने इंजन की सरकार रही, तो इतने जितने भी इंजन थे वो सरकार जो है कोई बात नहीं कर पाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे। जैसे ही सुक्खू जी की सरकार आई, इनको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी याद आ गई। तो 5 साल क्या किया इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का? कोई जवाब है तो वो पूछिए।
और हमारी सरकार ने क्या किया 15 महीने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जो लास्ट कहा था कि 30 करोड़ रुपीस की जो है वो उनको सबमिट कराना था, जो फॉरेस्ट की जो है असेसमेंट थी, लेकिन उस पर ड्यू डिलीजेंस की गई और उसको रिवीजन के लिए भेजा गया, क्योंकि वो फिगर जो है वो जो भी कंसर्न अधिकारी थे वो उस फिगर से कन्विंस नहीं थे, तो वो सारा रिवाइज होके सारी असेसमेंट आ गई है, जो कि अब वो 15 करोड़ है। तो वो 15 करोड़ आचार संहिता हटते ही जमा हो जाएगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल जब इनकी सरकार थी तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों याद नहीं आई? हमें तो पूरी याद आ रही है। हमने तो 30 करोड़ की असेसमेंट भी करा दी और वो 15 करोड़ हो गई, वो 15 करोड़ रुपए बचा दिए। तो ये सब 2200 करोड़ रुपए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने अपने दम पे जो है वो जनरेट किए हैं। उनमें ये 15 करोड़ भी आते हैं कि किस तरह से जो है फंड्स को बचाया जा सकता है। तो आप पूछिए जरा कि 5 साल क्यों नहीं इनको याद आई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलिए यहाँ पर अक्षय जी और आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या जवाब देंगे? वो हमारा डेरा में लगभग बंद होने वाला है। यही 30% की बात जो यहाँ के सब्जेक्ट था उसके लिए पहले 30 करोड़ की बात हुई, मानने से पता लगे कि 15 करोड़ की बात है। ठीक है, हम भविष्य कदम में कि सरकार जमा करवाती कि नहीं करवाती है। और ये भाजपा सरकार की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात तो जितनी फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो पेपर फॉर्मेलिटीज थी, तो माननीय सांसद किशन कपूर जी ने सब कुछ दिल्ली में जाकर एक पेपर वर्क को पूरा करवाया है। और यही अब की बात तो जो भी समय आने वाले समय देखने को मिलेगा 15 करोड़ वो जमा करवाते हैं कि वो फिर से आगे करने में जमा करवाएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर 2002 में श्री अनुराग ठाकुर जी के चुनाव में धर्मशाला के एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बोला, 2002 किशन कपूर जी ने बोला था कि धर्मशाला में तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन ही नहीं है, और उनको तो छीनकर अनुराग ठाकुर जी ले। आप पहले अपने नेताओं से स्पष्ट कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बनाने को सहमत है कि नहीं है। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, जहां तक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की बात है, तो हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को प्रतिबद्ध हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण हम धर्मशाला में बिल्कुल करके रहेंगे। पंकु जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के आपका? ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिक्षा से संबंध है, तो मैं शिक्षा की बात करूंगा। इस देश में जो शिक्षा का जो खात्मा किया है वो करा है कांग्रेस ने। सबसे पहले कांग्रेस ने 1996 के करीब लगभग यहाँ पे जो निजीकरण किया था शिक्षा का निजीकरण करने का काम किया था कांग्रेस ने। और शिक्षा का निजीकरण करने का काम क्यों किया? क्योंकि इस देश के शोषित वंचित लोग पढ़ने लिखने शुरू कर दिए थे और इनके बराबर, इन सरकारों के बराबर खड़े होना शुरू कर दिया था। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा का निजीकरण किया। और ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये जुमले मारते हैं, जुमले ही मारते रहेंगे। और देखो 10 साल से लगातार जुमले ही मार रहे हैं। मेरे को तो नहीं दिख रहा इनका विकास कहाँ हो रहा है। अभी बात करूं मैं, अभी लोकसभा के चुनाव के दौरान मैं चंबा में गया था। चंबा में डलहौजी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे मैंने देखा कि जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो वहां के लोगों को नहीं मिली है। जो चंबा का डलहौजी जो विधानसभा है वहां का जित्राहन जो एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी को लेकर के स्टैंड बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हम तो शिक्षा के साथ खड़े। कैसे बताएंगे? तो हिमाचल में तो है ही नहीं है। तो कहाँ से मेरा प्रवक्ता ही नहीं है? क्यों नहीं है? कहाँ से आप? मैं हिमाचल से हूँ, नूरपुर से हूँ मैं। आप पता कर लीजिए इलेक्शन कमीशन से। मैं बीएसपी का स्टाफ प्रचारक हूँ भी। क्या बात कर रहे हैं ऐसे आप पहाड़ी हो सकते हैं, आप अम्बाला से आ सकते हैं। आपके जो यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन का लड़ने के लिए अम्बाला से यहाँ पे आ सकते हैं। लेके आएंगे बेसिकली आइए, मैं तो बोलता हूँ जिस मर्जी को लेके आइए। अब इस बार की जनता जो कांग्रेस चंबा की जो जनता है, अभी सुनिए प्लीज, सुनिए मेरी बात प्लीज। जो कांग्रेस चंबा की जो जनता है, इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी, उसको निकालने का काम कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने किया है। इन्होंने अभी जो प्रत्याशी दिए हैं उनकी आबादी बता दीजिए कितनी है कांग्रेस में, और आबादी किसकी है? जी बाकी लोग भी हैं, आप ऐसा मत कीजिए, और भी है। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि उसकी कृपया करके संयम बनाए रखें और अपनी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं अपना संयम भी रखें उस चीज पर। आपकी बात जो है यहाँ पर सभी सुनेंगे। जनता का अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पंकु जी, सवाल यहाँ पर अक्षय जी आपसे भी रहने वाला है और पंकु जी आपसे भी रहने वाला है। इससे पहले जनता का सवाल है, एक सवाल ये है
कांग्रेस का यहाँ पर कहना ये है, मैं चाहूंगा कृपया करके आप शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। सवाल यहाँ पर अक्षय जी पूछना चाहूंगा आपसे भी, उसके बाद पप्पू जी आपसे भी आऊंगा। अग्निपथ स्कीम को एकदम खत्म कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता पर आती है। इस मुद्दे को जो है काफी इस समय चुनावों में जो है भूला जा रहा है। किस तरह देखते हैं बतौर युवा आप दोनों, इस विषय पर क्या कहेंगे? एक मिनट में जो आप इसका जवाब दें, उसके बाद जनता के जो सवाल आपके सामने रखे जाएंगे अग्निपथ योजना के ऊपर। देखिए, अग्निवीर योजना में जो भी है युवाओं के लिए जो सेना में जाने के लिए योजना बनाई गई है, वो जिस भी तरीके से 4 साल के बाद में जो 75% दोबारा से वो पॉइंट करने की बात की गई है, तो ठीक है, उससे जो भी युवाओं की बात की जाएगी वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की चिंता करेगी। लेकिन कांग्रेस जो हटाने की बात करिए, अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तब हम बात करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400+ सीटें लेकर आपकी 4 जून के बाद सरकार भाजपा की बनना तय है। और यही युवाओं से जुड़ी बात, तो युवाओं के लिए बहुत से प्रोजेक्ट जो प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे बल्क ड्रग पार्क आपका उन्ना में हो, और भी बड़े प्रोजेक्ट जो हमारी इंडस्ट्री के वो प्रदेश में आ रहे हैं। और भाजपा एक बहुत अच्छा एक मुद्दा रहता है कि हमारा सिकरी धार प्रोजेक्ट था जो सीमेंट से रिलेटेड चुनाव में था, तो वो आने वाले समय में हमारी जब भाजपा सरकार आएगी, हमारी कोशिश रहेगी वो प्रोजेक्ट भी बनकर जनता को दिया जाए। धन्यवाद अक्षय जी। पप्पू जी, जल्दी से जल्दी सवाल वही है जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भी बोल दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप जो है जो कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि अगर पार्टी जो है इस पर सत्ता में आती है तो अग्निवीर को योजना को जो खत्म कर दी जाएगा, क्या कहेंगे जल्दी से जल्दी? एक तो कांग्रेस जो वो केंद्र में आती नहीं है, और दूसरा ये आकर सपना जो सोच रही है, कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना जो बहुत अच्छी भी है, लेकिन कुछ पॉइंट जो गलत है जिसका मैं विरोध करता रहा हूँ। रही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, केंद्रीय विश्वविद्यालय के चक्कर में यहाँ पर पिछले 3 महीने से लगातार आंदोलन हो रहे, तब तो माननीय सुखू जी चुप रहे। एक मुद्दा और है, यहाँ पर एक लड़के ने पूछा था कि युवाओं के ऊपर आप चुप क्यों हैं, बेरोजगार के ऊपर चुप क्यों हैं? यहाँ से बोला गया कि हमने हमीरपुर बोर्ड जो वो बंद किया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपने हमीरपुर बोर्ड बंद किया था, उसमें करप्शन पाया गया, ये बार बार छाती ठोक के कहते हैं कि बीजेपी के नेता लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आपने कौन नेता अंदर किया? आपने हमीरपुर बोर्ड के अंदर कितने बंदे अंदर करवाए? सिर्फ एक बंदा। क्या एक बंदे ने ही पेपर लीक किए थे? जरा पूछने वाला, वहां पर घोटाला हुआ था, ये बोलते हैं कि बीजेपी ने किया, कितने लोग? सिर्फ एक अधिकारी, सिर्फ एक अधिकारी जो सस्पेंड की गई, और 2 लड़कों के ऊपर मुकदमा हुआ, और 3 महीने 4 महीने तक जो है वो लोगों का, युवाओं का जो वो सेक्टर जो वो डोन करके रखा, और कहीं ना कहीं ओवरेज करने का जो सौभाग्य जो रोजगारों के लिए वो इन सरकार मात्र 30 सेकंड में जो इसका जवाब। जिस अग्निवीर योजना को ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी योजना है, ये सारी जनता यहाँ पे खड़ी है। इंडियन आर्मी का भारतीय सेना की एक क्रेडिबिलिटी होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल वाले अग्निवीर पैदा कर दिए। 4 साल वाले अग्निवीर कभी सुना है आपने? 4 साल के बाद अपने अपने घर चले जाओ। उसके बाद आजकल तो लड़कियां भी नहीं मिल रही उन लड़कों को, बोलते अग्निवीर ने नाना हानि देनी कुड़ी बोलिया। शहीद का दर्जा उन्हें नहीं, कैंटीन की सुविधाएं उन्हें नहीं, सारी सुविधाएं उन्हें नहीं। और जिस अग्निवीर के प्रवक्ता जी भारतीय जनता, मेरा जेपीटी चैनल से भी अनुरोध रहेगा, मेरा जेपीटी चैनल से भी अनुरोध रहेगा कि कुछ अच्छे स्तर के प्रवक्ता यहाँ पे लाया कीजिए आप। सर प्रवक्ता जो है आप प्रवक्ता अच्छे हैं, प्रवक्ता अच्छे हैं, 75% प्रवक्ता अच्छे हैं, 75% अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कीजिए, थोड़ी आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। नहीं 25% आपने बोला, प्रवक्ता अच्छे नहीं पता, प्रवक्ता है वो बीजेपी के, प्रवक्ता है वो बीजेपी के, नहीं वो प्रवक्ता है बीजेपी के। प्रवक्ता जी ठीक है प्रवक्ता जी 25%, आपने 75% बोला, आपने बोला 75% आप लेंगे, मैंने आपको बोला 25% आपने देने की बात की है, 75% नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे प्रवक्ता, आप हमारे भाई हैं। दूसरी बात पर्सनली मत जाइए प्लीज, आप पर्सनल पे नहीं जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप वो प्रवक्ता है प्लीज, वो प्रवक्ता है। एक मिनट, मेरा निवेदन रहेगा आपसे अक्षय जी रवि चलिए अब जनता के सवाल जो पूछेंगे, जनता से जो है सवाल है
आप लोगों से मेरा निवेदन है, पुनीत जी मेरा आपसे निवेदन है, अक्षय जी आपसे भी मेरा निवेदन है, कृपया बिल्कुल आप शांत रहें। पुनीत जी आप भी शांत रहें। अब जनता के सवाल, जनता में से अगर कोई सवाल करना चाहता है, मेरा भाई यहाँ पर एक मौजूद है, हरीश जी, हरीश नाम है आपका, हरीश जी सवाल क्या पूछना चाहते हैं, किस प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, इस सवाल पूछिए। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई कि 2002 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो है वो प्रावधान किया गया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2009 में ये सौगात, आपके ध्यान में ला दूं कि 2009 में ये सौगात हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मिली, और 2009 से लेकर 2024 का हम जो दौर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ बहुत से युवा खड़े हैं जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अनेक धरना प्रदर्शनों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है भागीदारी ली, परंतु हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज तक जो इसका स्थायी कैंपस नहीं बन पाया। दूसरी बात, यहाँ पे अग्निवीर योजना की गई। हम प्रश्न बहुत जल्दी उठा देते हैं, परंतु किस प्रकार से हम जो है युवाओं के साथ उतरते हैं, उसके लिए मैं पंकु भाई का यहाँ से खुले मंच से समर्थन करना चाहूंगा कि जब यहाँ पे अग्निवीर योजना का विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। तीसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करना चाहूंगा कि जब उन्होंने जब चुनावी अपना मैनिफेस्टो दिया तो वहां पे उन्होंने बोला था कि हम 1 साल में 1 लाख रोजगार देंगे। वहीं जब वो बात विधानसभा में रखी गई तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने भी ये वेरीफाई किया कि हमारी प्रदेश की सरकार ने 1 साल में 1 लाख रोजगार का प्रावधान किया था, जो कि उनके द्वारा मुझे बताया जाए कि कहां तक जो है वो बात जो है वो रखी गई कि 1 साल में कितना रोजगार दिया गया। अभी अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां वन मित्र बनाए जा रहे हैं। मैं खुद एक बीएड प्रशिक्षु हूं, मैं बात करूं तो अतिथि शिक्षक वहां पे रखे जा रहे हैं। ये पूरे शिक्षा विभाग के साथ जो है वो एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि किस प्रकार से एक लड़का जो है वो अपने अदर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, बीएड की डिग्री लेता है, 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा करता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अतिथि शिक्षक रखेंगे 8 से 10 हजार रुपए में क्या उनका गुजारा हो सकता है। ये शिक्षा के साथ जो है बाजारीकरण नहीं चलेगा। संजीव जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? सवाल जो है यहाँ पर हरीश जी ने पूछा है, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए ऐसा है, जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, मैं पहले इनका उसका जवाब दे दूं कि जो नौकरियों की इन्होंने बात कही। देखिए सारा प्रदेश जानता है कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हमने 10 गारंटीज दी थी उस पे 14 महीने में हमने 5 गारंटियां ऑलरेडी अचीव कर दी हैं। सबसे बड़ी गारंटी थी ओपीएस की। देखिए सरकार 5 सालों के लिए आई है, सुनिए सरकार 5 सालों के लिए आई है। अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आपने देखा कि आपदा, कितनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, और उसमें किसी तरह का कोई फाइनेंशियल मदद सेंटर ने नहीं दी। किसी कोई जो 1782 करोड़, सुनिए पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए 1782 करोड़ जो आया वो रेगुलर फंड है, वो हर प्रदेश को जो है सेंटर देती है, लेकिन आपदा के नाम पर एक जो नेशनल रिलीफ फंड जो है, एक आपदा कोष जो है, उसके नाम पर कोई सपोर्ट नहीं दिया सेंटर ने। ये सारा प्रदेश जानता है। तो आप ये देखिए कि उस 4 महीने उसको निपटने में लग गए, कितने रिसोर्सेज, कितनी एनर्जी उसमें लग गई। उसके बावजूद भी 5 गारंटीज अचीव करी गई, तो उसके बावजूद भी देखिए 14 महीने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जहां तक ये नौकरियों का सवाल है, ऑलरेडी 600 करोड़ से ऊपर का राजीव गांधी रोजगार योजना डिक्लेयर करी गई है। उसके अंतर्गत बहुत से जो है वो परमिट, चाहे वो टैक्सीज के हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हैं, ये सब रोजगार अनाउंस किए हैं। मैं मानता हूं कि ये 1 लाख में थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन वो अचीव हो जाएगी क्योंकि सरकार 5 साल चलने वाली है, और उसमें ये सारी जो प्रावधान किए हैं 1 by 1 सारी गारंटी, सारे प्रोमिसेस जो हैं वो अचीव किए जाएंगे। जी संजीव जी आपका धन्यवाद। किसी और का अगर कोई सवाल है, अगर कोई पूछना चाहता है सवाल, जी क्या सवाल है आपका और किससे पूछना चाहेंगे? नाम क्या है पहले नाम बताइए। मेरा नाम अजय राणा है। मेरा सवाल जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों से रहेगा। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बोला कि इतनी बड़ी आपदा आई, उससे पहले बीजेपी के टाइम में इतनी बड़ी आपदा आई, चलो दोनों को काउंटर बैलेंस कर दिया जाता है। आप देखिए, आप बेरोजगारी के बारे में आप कोई बात नहीं करता है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो। कभी मीडिया ने लाइब्रेरी में आके नहीं पूछा कि भाई बेरोजगारी में आपसे बात करते हैं। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश जो है पूरे भारत वर्ष में नंबर 1 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट में है।
मैं ये भी नहीं बोलता इसके लिए ओनली कांग्रेस जिम्मेवार है, बीजेपी को भी देखना चाहिए था। और दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में भी बन जाएगी तो देहरा इज द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जरूरी नहीं है धर्मशाला में। सवाल क्या है आपका सवाल? दूसरा मेरा सवाल, अभी मैं जितने बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इनसे पूछ लूं कि इको टूरिज्म में कितने की अभी नए प्रोजेक्ट शामिल हुए हैं। मैं गारंटी देके बोलता हूँ एक भी प्रवक्ता मेरे को बता गया तो मैं अभी पढ़ाई छोड़ दूंगा। अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप इको टूरिज्म की बात करते हैं, इको टूरिज्म में इतने सारे रोप वे स्टेट गवर्नमेंट माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के टाइम से अलॉट किए गए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, इनको किसी को भी पता नहीं होगा कितने वो अलॉट किए गए। आज तक वो इकोनॉमिक सर्वे में छापे जा रहे हैं, हमने ये किया वो किया कुछ किया। आप ये बताओ कि आपने हिमाचल की जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनको डेफिनेशन तक पता नहीं होगी। मेरी बात सुन लीजिए, समय थोड़ा कम है, मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी की बात है भाई साहब, आज हमें पूछिए पिछले 3 साल से बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर कौन सी सरकार आई है? किस सरकार ने युवाओं के आके लाइब्रेरी में बात की है? जब वोट का टाइम आते हैं तो वोट के टाइम आप हमसे पूछने आ जाते हैं किसने हमारी बेरोजगारी की बात की है, वो बात कीजिए। आपने बात कही है यहाँ पर, सबसे पहले इससे पहले प्रवक्ता जो है आपकी बात का जवाब दे, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मीडिया जो है अगर रोजगार के विषय में बात नहीं करती तो आज यहाँ पर जनता जनार्दन का शो जो है यहाँ पर हम लोग नहीं करवाते। ये आपको जवाब दे रहा हूँ। और उसके बाद प्रवक्ता के तौर पर भी जो है आपका सवाल जो है उसका जवाब भी आपको जल्द देंगे। क्या कहेंगे आप? सवाल यहाँ पर दोनों ही पार्टियों से किया गया है। क्या सवाल, जो सवाल था वो आपको समझ आ गया होगा, जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, रोजगारी के लिए बात की गई है, ठीक है, इको टूरिज्म पे भी बात की गई है, बहुत से प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट के चले हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी बात है जो भी आपका स्टार्टअप इंडिया के प्रोजेक्ट है उससे युवाओं को फायदा मिल रहा है, ठीक है। और 100 नंबर की बात सरकार कर रही है। आज हर युवा अपने स्तर पर पढ़ा लिखा युवा होकर, ठीक है, पेपर की तैयारी में 4-5 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन फिर भी तैयारी करके वो अच्छे मुकाम को हासिल करता है। मेहनत करके एक स्थान को अर्जित किया जाता है, बिना मेहनत के आज कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब कांग्रेस के पास आते हैं, इसी चीज को लेकर के संजीव जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल पूछा है कि इको सिस्टम के ऊपर जो है अगर एक भी बात जो यहाँ पर प्रवक्ता कह रहे हैं, स्टेट के मेंबर भी है, स्टेट के मेंबर भी हमारे गांधी साहब। देखिए ऐसा है, ये बात फिर इको टूरिज्म पे आ गई। मैं ये समझना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में इको टूरिज्म नाम तक की डिस्कशन भी नहीं थी। आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है कि पिछली गवर्नमेंट ने कभी, आज मुझे बड़ी खुशी है कि लोग कम से कम इको टूरिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में पूरे 5 साल कोई इको टूरिज्म की बात किसी ने नहीं कही, ये डिस्कशन भी नहीं थी। आज बहुत खुशी है कि सुक्खू जी की सरकार में कम से कम जनता, सरकार, अधिकारी जो है वो इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं। बहुत से इनिशिएटिव गवर्नमेंट इको टूरिज्म सोसाइटी के अंतर्गत ले रही है और हर चीज, नई चीज को करने में देखिए समय लगता है। और आप देखोगे कि आने वाले समय में जो इनिशिएटिव सरकार इको टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए वो धर्मशाला में नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में ली जा रही है, उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे और जनता को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए और सरकार के साथ सहयोग देना चाहिए। थोड़ा संयम रखो, रिजल्ट अपने आप दिखेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट। धन्यवाद संजीव जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी कहिएगा, बात रखिएगा। इसके बाद जनता का अगर कोई और सवाल है, अपना हाथ खड़ा कर, जनता के बीच आने वालों को किसी और का कोई सवाल है तो, और कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं बात करूंगा बेरोजगारी पे। समय कम है तो सवाल है, 1 मिनट के लिए आपको अभी देते हैं, अभी आ रहे हैं आपके पास। बेरोजगारी भी बोलूँ, ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, बोल रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करी है। बेरोजगारी कोई दूर नहीं करी। अगर बेरोजगारी दूर की होती तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो बोलते हैं कि मैं इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं। अगर मुफ्त राशन देने की क्या जरूरत पड़ी? अगर आपने रोजगार दिया होता, आपने बेरोजगारी दूर की होती तो मुफ्त राशन देने की क्या जरूरत पड़ती? इस देश की जनता क्या भूखी है? 27 तक तो हुआ है, भूखी है। क्यों मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है, बताइए। अब रोजगार की बात कर रहे हैं। अब आपके जो अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं कि हमने 51,000 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो देश की आबादी है, समय कम है, आप समझिए, सबकी बात रखनी है, हमने सबकी बात रखनी है। अगर बीएसपी ये सरकार में आएगी तो जैसे हमने 1900, आप छोड़ दीजिए माइक, हम पकड़े हैं, बीपी सिंह की सरकार में, आपकी बात सुन रहे हैं। जब बीएसपी सरकार में जाएगी तो जैसे हमने 1900 बीपी सिंह की सरकार में
हमने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी और मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करवाया था। इस देश के सबसे बड़े वर्ग को बराबर का अधिकार देने का काम किया था। वही काम हम फिर से करेंगे और रोजगार के वो मुद्दा है, हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता को कोई सवाल अगर बीच में कोई पूछना चाहे, जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि संयम के साथ जो अपना सवाल यहाँ पर रखें, क्योंकि जनता सर्वोपरि, जनता ही जनार्दन। आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद है। आपका सवाल संयम से साथ अगर आप लोग पूछे, आपको जवाब भी मिलेगा। सवाल, सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर जी, स्वागत है आपका। सवाल क्या है? सवाल पूछे। दो सवाल पूछूंगा। किससे? दोनों ही पार्टियों से पूछूंगा। ये बेरोजगारी और ये पिछले इलेक्शन हुए चाहे अभी है, जो आगे आने वाले इलेक्शन होंगे, जब भी ये मुद्दा कभी खत्म हो सकेगा? आप इस बात के लिए छोटी देंगे दोनों पार्टी? क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा ऑलवेज, चाहे पिछले 2008 से या 12, 17 सारे इलेक्शन देखे, हमेशा यही मुद्दा रहता है। आप मुझे जनता को कैसे कॉन्फिडेंस में लाएंगे कि ये मुद्दा आज नहीं 10 साल बाद नहीं 20 साल बाद खत्म हो सकता? और एक और मुद्दा बोलूंगा कि बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे एक चीज पूछनी है, मैं ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट, मैंने एक मुद्दा पूछना है कि इतने ज्यादा अभी भी, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो अभी भी बड़े लोगों को चंबा, मंडी, हमीरपुर, ऊना से यहाँ आना पड़ता है। एम्स बिलासपुर भी बन चुका है, हमीरपुर भी बन चुका है, बट वहाँ फैसिलिटी के मामले में बेरोजगारी ही वो जो बात आ गई कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी तभी बेरोजगारी जाएगी। तो दोनों पार्टियों से यही कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा कब सोल्व होगा? आप गारंटी देते हैं दोनों पार्टी से? चलिए संजीव जी, आपसे सवाल है। इन्होंने बात कही है कि बेरोजगारी का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा जो है बार बार जो है चुनावों में लिया जाता है, ये खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, क्या श्योरिटी देते हैं? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपने कहीं जाना भी है, समय काफी कम है, सभी के पास समय कम है। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि ये मोदी जी ने 1 करोड़ की बात कही थी, 10 साल हो गए 10 करोड़, तो कितनी थी इन्होंने? संजीव जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, सवाल उन्होंने ये पूछा है कि श्योरिटी क्या देते हैं कि ये मुद्दे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी देर से डिबेट चली है, आरोप और प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, मुद्दों पर बात कीजिए। देखिए, ऐसा है, मैंने बार बार कहा कि गवर्नमेंट के, सरकार के, सुक्खू जी की सरकार के इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करो। देखिए कितने प्रोजेक्ट्स आज पिछली 5 साल की जो सरकार थी, कोई प्रोजेक्ट्स गिनाओ। आज मैं आपको 10 प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में गिनाता हूं जो कि ऑलरेडी रोल्ड आउट है, जहाँ के DPRs रेडी हो चुकी हैं, कई जगह इनॉग्रेशन हो चुकी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जू है, चाहे वो यहाँ धर्मशाला में डगवार में मिल्क प्लांट है 250 करोड़ का, चाहे पेप्सी का प्लांट लगता है इंदौरा में 600 करोड़ का। इस तरह के कितने प्रोजेक्ट्स मैं आपको गिनाऊंगे, जो ADB के प्रोजेक्ट्स हैं, जो पालमपुर ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, नगरोटा के प्रोजेक्ट्स हैं, कन्वेंशन सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, ये सब चीजें जो है ऑलरेडी प्लान है, ये सब एक्शंस हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की डेवलपमेंट का इफेक्ट जो है वो बेरोजगारी को इम्प्रूव करने में होगा। तो हर चीज को समय लगता है। हेल्थ सेक्टर पे भी मैं आ रहा हूँ, हेल्थ में भी आप देखिए कि ऑलरेडी अनंत शर्मा जी का जो मैनिफेस्टो देखो, जो उन्होंने पर्सनल लिया है, उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्राथमिकताओं में उन्होंने ली है कि हम जो है धर्मशाला और चंबा में एक पूरा मॉडर्न फैसिलिटी का जो है हेल्थ सेंटर डेवलप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपका सवाल अब यहाँ से मिल गया है, अब यहाँ पर हम आए हैं अक्षित जी, और बिल्कुल अगर आप आगे आ जाए यार, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर और साथ ही बेरोजगारी के ऊपर क्या श्योरिटी देते हैं यहाँ पर भाजपा की? आने वाले समय में जो है ये मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे, इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी। पहले आप बताइए, जल्दी से जल्दी दोनों ही चीजों पर जो है अपनी बात रखें। देखो, हेल्थ के विषय के ऊपर यदि मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड भी चलाया गया, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं आमतौर पर लोगों को मिली है। लेकिन हाँ, सच्चाई बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग में जो समस्या बहुत सारी है, एम्स भी हमें मिला, लेकिन कुछ न कुछ फैसिलिटी जो कम है उसका सुधार करना बहुत जरूरी है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यदि सरकार फिर आती है तो कहीं ना कहीं सुधार करना जरूर है। अक्षय जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी बात। देखिए, पूरे 10 सालों की बात की जाए, 10 सालों में हमारे पहले जब 2014 से पहले अपने 600 के करीब मेडिकल कॉलेज होते थे, आज वही संख्या 1200 के करीब हो चुकी है। और चाहे हमारे धर्मशाला लोकल हॉस्पिटल की बात करें, भाजपा की सरकार में 35 से 40 डॉक्टर यहाँ पे होते थे, आज और वही समय आ गया कि आज धर्मशाला हॉस्पिटल 19 से 20 डॉक्टर हमारे रह गए। तो मेडिकल फैसिलिटी का जो भी धज्जियां उड़ाई गई है पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा, और हिमकेयर कार्ड जो भाजपा सरकार की सबसे बड़ी देन थी, आज वही स्कीम जो है कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही वो बंद कर दी। 300 करोड़ का जो भुगतान कांग्रेस ने करना है वो आज कांग्रेस पार्टी नहीं करी। तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ से जो खिलवाड़ है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन। धन्यवाद अक्षय जी। इसके साथ अब सूच साहब के पास जाएंगे। सूच जी,
यहाँ पर सवाल जो है जनता के बीच से आया कि आखिरकार ऐसा कब वो समय आएगा कि बेरोजगारी का मुद्दा और साथ ही जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो है आने वाले समय में इन विषय पर जो है हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। तो दोनों पार्टियों ने जो है यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी है। आपकी क्या राय है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जेपीटी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक सार्थक चर्चा को आरंभ किया। ये पहली बार है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता और बीएसपी के प्रवक्ता जो है वो यहाँ पे आए। हालांकि वो पूरी तैयारी से नहीं आए थे। जनता उनसे ज्यादा उम्मीद करना चाहती थी कि वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट पक्ष रखते अपनी अपनी पार्टी का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी कमजोरी ये है क्योंकि शायद वो उतनी तैयारी से नहीं आए थे। जनता ने बहुत अच्छे मुद्दे या जनता ने वही ईमानदारी से बातें रखी जो यहाँ पे इस चुनाव में चर्चा होनी चाहिए, जिन पे पार्टियों का मत जो है वो स्पष्ट आना चाहिए। लेकिन मैं फिर जनता से एक अनुरोध और करूंगा कि 1 जून को अधिक से अधिक संख्या में जाके वो मतदान में भाग लें। ऐसा ना हो कि लास्ट में हम मतलब ही राजनीतिक पार्टियों के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठाएं लेकिन वोट ना डालें और फिर एक ऐसा प्रतिनिधि चयनित हो जाए जो हमारी बात या समस्याओं का समाधान करे। बिल्कुल, जनता का अगर कोई और सवाल है तो वो पूछ सकता है। अंतिम सवाल जनता से, अंतिम सवाल जनता से। खाली हो गया। बेरोजगारी और बाकी विषय पर चर्चा हो गई है, युवाओं पर भी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ताओं से भी रहेगा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी, और बीच में जो पार्टी के प्रवक्ता हैं ये तो मुझे लगता है कि अतिथि के रूप में 5 साल के बाद हमारे बीच में आते हैं। जो उनसे जो सवाल बीच वाली पार्टी की बीएसपी वालों से बात करूंगा, ये 5 साल के बाद दिखते हैं, इनसे तो सवाल करने का कोई मतलब मेरा बनता नहीं है। मैं बात करूंगा कि एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा कि शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में जितने भी हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का हिमाचल प्रदेश में है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में रीजनल सेंटर में मैं पढ़ता हूँ 1991 में जिला कांगड़ा को वो रीजनल सेंटर मिला था और 2013 में वो जब रीजनल सेंटर एक लॉ डिपार्टमेंट के लिए बना उसमें 13 कमरे उस लॉ डिपार्टमेंट के लिए बने। और शर्म की बात तो ये है कि उस 13 कमरों में आज 14 डिपार्टमेंट चलाए जा रहे हैं और किस तरह की हालात उस रीजनल सेंटर की है। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि उनकी पार्टियों ने रीजनल सेंटर के लिए क्या किया। इतने साल हो गए, बीजेपी की सरकार भी आके चली गई, कांग्रेस की सरकार भी आके चली गई, लेकिन रीजनल सेंटर के लिए उन्होंने क्या किया। ट्राइबल स्टूडेंट जो है उस रीजनल सेंटर में पढ़ते हैं। चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ना हॉस्टल की व्यवस्था वहां है, ना प्लेग्राउंड की व्यवस्था वहां पर है। अमीर घरों से जो बच्चे आते हैं वो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब परिवार से आने वाला बच्चा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेगा। इस पर मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा कि रीजनल सेंटर के लिए आपकी पार्टियों ने क्या किया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी, गांधी जी अंतिम सवाल है और अंतिम जवाब जो है आप जल्दी से जल्दी दीजिए। सवाल ये है रीजनल सेंटर के ऊपर कि दोनों ही पार्टी ने रीजनल सेंटर के लिए आज तक क्या किया है और आगामी क्या चीजें जो है ला सकते हैं आप उसे परफेक्ट करने के लिए। देखिए, रीजनल सेंटर जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑलरेडी फैसिलिटीज वहाँ पे है और हॉस्टल की व्यवस्था है ना प्लेग्राउंड की व्यवस्था, और ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ते 10,000 कमरे। देखिए ये जब एस्टेब्लिश हुए थे ये चीजें उस वक्त देखी जाती हैं। अब वहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज है, मैं नहीं समझता हूँ। सर आपको बताना चाहूंगा, अगर रीजनल सेंटर की जमीन की बात करें तो अगंजर महादेव से लेकर जो मंदिर है नीचे खनियारा तक की उसकी जमीन, इतनी जमीन है, लेकिन सरकार अगर आप स्टडी करेंगे उस पूरे रीजनल सेंटर में जितना भी सराउंडिंग एरिया है, जितनी भी वहाँ पे दुकानें बढ़ रही है, उन सब पे कब्जा वो सारे रीजनल सेंटर। भाई आप गलत है इस बात पे, आप इस बात पे गलत है। वो प्रॉपर्टियां जो ऊपर वाली है वो बिकी हुई है और जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है वो सही कह रहे हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड है। पहले आप साथ में पढ़ने चाहिए खुद जो साथ में आप रीजनल सेंटर में आपके पास आएंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, रीजनल सेंटर की लैंड का जहाँ तक सवाल है वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है और कुछ प्राइवेट लैंड है।
अपनी लैंड जो इंस्टीट्यूट के पास बहुत थोड़ी है और प्लेग्राउंड बनाने के लिए आप समझते हो कि बहुत सारी स्पेस चाहिए है, तो मुझे नहीं लगता कि प्लेग्राउंड जैसी फैसिलिटी जो है उस इंस्टीट्यूट में एट प्रेजेंट इन्वॉल्व हो सकती है जब तक कि उनकी कोई FCA क्लियरेंस ना हो। तो वो FCA क्लियरेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें कि टाइम लगता है। बाकी जो छोटी मोटी फैसिलिटीज है मैं समझता हूँ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज वहाँ है तो वो डेवलप हो सकती है, उसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई शक। चलिए जल्दी से अक्षय जी जवाब दीजिए। ठीक है, जब 91 में भाजपा की सरकार थी, रीजनल सेंटर धर्मशाला में आया। ठीक है, सभी को ये बात पता होनी चाहिए। 2013 में ठीक है उसका उद्घाटन नई सरकार ने आने पे किया, लेकिन 2007 से लेकर 12 तक भाजपा की सरकार रही, सारा काम भाजपा ने करवाया। लेकिन ठीक है, दुर्भाग्यवश उसमें और कोर्सेज चालू नहीं हो पाए, एकोमोडेशन नहीं बन पाई, उसमें थोड़ा सा हमें खेद है। लेकिन उसके शुरू अगर बात करूँ 2017 से लेकर जब 22 तक भाजपा की सरकार रही, धर्मशाला कॉलेज में नए जितने भी आपके कोर्सेज शुरू गए भाजपा सरकार के समय में शुरू किए, चाहे MSc ज्योग्राफी की बात हो, MSc केमिस्ट्री की बात हो, चाहे आपकी जितने भी बीटेक के प्रोजेक्ट शुरू किए गए वो भाजपा सरकार के ही समय में शुरू किए गए। और आने वाले समय में जो कमियां दूर रहती हैं वो सारी भाजपा सरकार होने पर मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी उसे पूरी करने में खरे उतरेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम सवाल सभी पार्टियों से, सभी प्रवक्ताओं से रहेगा। मेरा अंतिम सवाल है, आपसे पूछना चाहूंगा। अब हम आ रहे हैं विधानसभा चुनाव पे। अंतिम सवाल है, जनता जग्गी को क्यों वोट दे, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। क्यों जो है जनता को जग्गी को वोट देना चाहिए, जो प्रत्याशी है जल्दी से जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात कि वो यहाँ के स्थानीय नेता है और यहाँ के धर्मशाला के बासिंदे हैं, और जितने भी आज तक यहाँ पे कैंडिडेट रहे, बाहर के आए, बाहर पे वोट दिए गए, आज धर्मशाला के स्थानीय लोगों के पास ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक लोकल नेता को, एक लोकल गरीब घर के व्यक्ति को, एक अपना कार्य कर रहा व्यक्ति, उसको एक हमारे सरकार ने उनको टिकट दिया है और हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी उस व्यक्ति को जिताएं और विधानसभा में पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस समय विपिन जी भी मौजूद है, आजाद प्रत्याशी के तौर पर जो है धर्मशाला विधानसभा बिल्कुल सीट से जो है राकेश चौधरी इस बार जो चुनाव में खड़े हैं। जनता राकेश चौधरी को क्यों वोट दे, जल्दी से जल्दी बताइए। राकेश चौधरी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और लोगों की जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सब कुछ पता है और लोगों के बीच में वो हरदम रहते हैं। आई थिंक कि 24/7 वो लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। मैं एक बात और कहूँगा, शायद मैं लेट हो गया थोड़ा सा, ये दोनों जो कजिन ब्रदर हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों कजिन ब्रदर अभी आने वाले टाइम में क्या है, इन टाइम में ये मुद्दा उठाएंगे लेकिन उसके बाद वो भूल जाएंगे। तो मैं यही बोलता हूँ, इस बार आपने चुनना है, अच्छा चुनना है, सच्चा चुनना है, और वो सच्चा कौन है, धर्मशाला की जनता अच्छी तरह जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्षय जी आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से बताइए सुधीर जी को वोट जनता क्यों दे, जल्दी से जल्दी इसका जवाब। धर्मशाला में भाजपा को 91 से लेकर आज तक भाजपा के जो भी विधायक बने उन्होंने हजारों कंट्रीब्यूशन धर्मशाला के विकास में किया है। चाहे हमारे धर्मशाला से आदरणीय किशन कपूर जी रहे हो, चाहे अपने विशाल नेहरू जी रहे हो, चाहे 2012 से लेकर 17 तक सुधीर शर्मा जी ने अथाह विकास इन्होंने धर्मशाला में करवाया है। उन्हीं के विकास के मुद्दे के आधार पर जनता से अपील करूंगी, जनता तीनों नेताओं को ध्यान रखे, चाहे आदरणीय किशन कपूर जी हो, विशाल नेहरू जी हो, सुधीर शर्मा जी हो, उनके कार्यकाल में जो भी विकासात्मक कार्य धर्मशाला में है उसी के उस पर हमें वोट जरूर दें। चलिए अंतिम लोकसभा के ऊपर आऊंगा, जनता क्यों वोट दे, यहाँ पर बात कर ली जाए भाजपा के कैंडिडेट को। राजीव भारद्वाज की बात कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब 2012 में चुनाव हुए तो बीजेपी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी उनके पास मुद्दे थे, चाहे वो 2G को डाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ को डाला हो, चाहे वो कोयला को डाला हो। उन्होंने चुनाव लड़ा, सरकार बनी, 10 साल लगातार सरकार शासन करके आगे आई है। अब जब चुनाव है तो कांग्रेस वालों के पास क्या मुद्दा है कि यदि मोदी आया तो संविधान बदल जाएगा। आप बताएं ना कि यदि 10 सालों में कौन सा करप्शन किया गया, क्या उनके पास कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुत्व के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। मैं राजीव भारद्वाज जी की बात नहीं करता, मैं अन्य किसी नेता की बात नहीं करता, लेकिन यदि प्रधानमंत्री मोदी चाहिए तो कमल का बटन दबाना पड़ेगा। चलिए सुधीर जी अंतिम जल्दी से मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों वोट डाली आनंद शर्मा को, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आनंद शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व, जैसी पर्सनैलिटी, जैसा नेता, वो राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने ऑलरेडी इतनी कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी की है, चाहे वो जब वो 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। वो ऑलरेडी यूनियन फॉर्मर मिनिस्टर रहे, उन्होंने टेक्सटाइल, कॉमर्स,
इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने देखे, टेक्सटाइल, ये सब डिपार्टमेंट देखे हैं। बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास और मैं समझता हूँ कि कांगड़ा चंबा का ये सौभाग्य है कि इस बार अनंत शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व यहाँ से जो है रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे यहाँ जो है इस बार जनता को अनंत शर्मा जी को जिता के भेजने से। यहाँ कई प्रोजेक्ट्स, कई इंस्टीट्यूट्स उन्होंने पहले भी देखो इस जमाने में इंस्टीट्यूट बनाए जब कोई जानता नहीं था हिमाचल प्रदेश को, छोटी स्टेट होने के नाते। IIT, ट्रिपल IIT, पासपोर्ट के ऑफिस, निफ्ट कांगड़ा, इस तरह के कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब चीजें उन्होंने तब बनाई जबकि वो हिमाचल को रिप्रेजेंट करते थे। और मैं समझता हूँ कि जब वो कांगड़ा चंबा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका फोकस और आएगा। और उन्होंने ऑलरेडी जो अपना मैनिफेस्टो, लोकल मैनिफेस्टो जो उन्होंने अनाउंस किया है, 25 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद जो दिए हैं और उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उन्होंने प्राथमिकताएं अपनी शेयर की है जनता के साथ और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स अनंत शर्मा जी को जनता ने दिया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक मेरे सहयोगी बोल रहे हैं कि धर्मशाला का विकास जो सुधीर शर्मा जी ने किया है, धर्मशाला का विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब कोई एक किसी पार्टी सिंबल पर जीत कर जाता है तो वो उस पार्टी को प्रतिनिधित्व करता है। तो धर्मशाला का विकास कांग्रेस पार्टी की देन है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। चलिए अब अंतिम सवाल था, क्यों वोट डाले यहाँ पर बीएसपी को जनता, रीजन बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी को वोट डालना इसलिए जरूरी है, नंबर 1 की जो हमारी बहन रेखा चौधरी जी खड़ी है वो महिला है और महिलाओं की आबादी जो है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश का और जिले में 50% है। हम ये चाहते हैं कि वो एक महिला की बात करने उनका चेहरा दिखा देना सर, चेहरा कोई बात नहीं, चेहरा दिखा देंगे सर। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जब अगर रेखा जी को मौका मिलता है तो वो जो बैकलॉग है, जो मतलब जो SC/ST OBC का जो रक्षण और जो बैकलॉग है वो सब भरा जाएगा। और एक मेरे नौजवान साथी ने बात करी थी, साथी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ नजर नहीं आती है, 5 साल के बाद नजर आती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या करें दोस्त, हमारे पास उतने साधन भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मीडिया वो दिखाती भी नहीं है, वो दिखाता है मीडिया हमें नहीं दिखाता है, मीडिया हमें नहीं दिखाता है सर। हमें लाइव काटना पड़ेगा सर। सर रुको, बाकी नहीं चलेंगे, बस बाकी नहीं चलेंगे, वोटिंग नहीं कर, इसको पकड़े, बाकी नहीं चलेंगे। ऐसा है कि जैसे कि मेरे साथी ने कहा था, मैं उस चीज पे आऊंगा। कांग्रेस पार्टी तो आप डाल दिए, देखो कैसे। देखो ये पूरी बात है। हम उनकी बात सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, हम बीच में नहीं बोले। हमें निवेदन करना चाहते हैं कि हमें भी अपनी बात रखने दीजिए। एक तो मैं पहले मौका का मिल रहा है और दूसरा मौका नहीं देंगे आप भी बोलने का। तो मैं अपने नौजवान साथी से ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की 3रे नंबर की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को मीडिया बहुत कम दिखाता है। इसलिए आप ये मत समझना। और ये रह गई बात रेखा चौधरी जी की, कि रेखा चौधरी जब जीत के जाएगी तो ये हम प्रॉमिस करते हैं कि वो जो मुद्दे जहाँ के इंसानी है, मैं लास्ट में ये मैं कहना चाहता हूँ। देखो हम 5 साल बाद नहीं आते हैं, हमारे समाज के साथ कहीं भी अन्याय अत्याचार जुल्म होता है। शिमला में अभी आपको पता है एक लड़के की टांगे तोड़ दी है ना, और उसका मुंह में सिर के ऊपर पेशाब कर दिया। ऐसे सारे मुद्दे हम बहुजन समाज पार्टी उठाती है, नहीं तो कहीं भी देख लो जाके ना, ये नहीं है बहुजन समाज पार्टी को दिखाया नहीं जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये चर्चा जो है आप लोगों के बीच में हम लोगों ने जनपद टीवी के माध्यम से धर्मशाला के इस मंच से रखी है। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेखराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अमरीश जी आपको धन्यवाद समय, और इसके साथ साथ अक्षय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी ये स्ट्रीम देख रहे हैं, अब समय बहुत आसान है। कुछ नहीं, मैं JPT न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस तरीके के डिबेट्स कराते हैं और आगे भी कराते रहिए। आपको हम पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग हमें सभी का चाहिए, सभी प्रवक्ताओं का चाहिए रहेगा। और बिल्कुल अब बिल्कुल
आप लोगों के बीच में इस मंच के माध्यम से, धर्मशाला के इस मंच से जो आप लोगों के समक्ष ये बातचीत रखी है, ये स्ट्रीम आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए जनपंच टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, खबर वही जिसका असर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।